नमस्कार फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 11 गुजराती एंड हिंदी मीडियम बोर्ड। आज हम ग्रामर का प्रारंभ करने जा रहे हैं। 10वीं कक्षा में आप पहला एक नया टॉपिक फंक्शन सीख के आए हैं। उसमें कुछ नए फंक्शन ऐड हो रहे हैं और बाकी जो हम 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं उसका रिवीजन है। तो फंक्शन के रिगार्डिंग आपको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फंक्शन के रिगार्डिंग एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, यानी कि आपको सेंटेंस दिया गया होता है, ऊपर आपको ब्रैकेट दिया गया होता है और आपको कौन सा फंक्शन है वो उससे पहचान करनी है और आइडेंटिफिकेशन करके लिखना है कि भाई ये सेंटेंस में इसमें से कौन सा फंक्शन आ सकता है। दूसरा आपको फंक्शन कैसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो दूसरा आपको पूछा जाता है कंप्लीट द सेंटेंस के तौर पर, यानी कि आधा सेंटेंस दिया होता है और ब्रैकेट में आपको केवल फंक्शन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेसिंग लाइक्स या तो डिस्क्राइबिंग प्लेस और टाइम, इस तरीके का। आपको कोई वर्ड नहीं दिए जाते हैं, आपको अपने तरीके से वाक्य बनाना होता है, कंप्लीट करना होता है। तो एक इस तरीके से भी फंक्शन पूछा जाता है एग्जाम में। और तीसरा फंक्शन का उपयोग होता है 2 लाइन का या तो 3 लाइन का डायलॉग आपको पूछा जाता है। डायलॉग में आपको एक खाली जगह दी जाती है, आपको ऊपर के या तो नीचे के सेंटेंस को पढ़कर सीक्वेंस में और दिए गए फंक्शन का उपयोग करके आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। आधा सेंटेंस नहीं दिया होता है, उसके ऊपर या तो नीचे का सेंटेंस देते हैं और आपको पूरी सिचुएशन समझकर उसके रिगार्डिंग एक पूरा नया वाक्य बनाना है। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट द डायलॉग या तो कंप्लीट द कन्वर्सेशन। तो फंक्शन का 3 इस तरीके से यूज होता है। अब आपकी 11वीं कक्षा की जो पेपर स्कीम है, ऑब्वियसली कि इस साल कोई नई पेपर स्कीम अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, तो हम जो पिछले साल की जो पुरानी पेपर्स का स्टाइल है, पेपर स्कीम है, उसको मान के चलते हैं। तो उसमें जो ये कंप्लीट द डायलॉग या तो कन्वर्सेशन का जो प्रश्न है वो MCQ में पूछा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। मतलब कि आपको डायलॉग दिया जाता है, नीचे ABCD नाम के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको वो ऑप्शन में से पसंद करके डायलॉग कंप्लीट करना है। यानी कि बहुत इजी है, आपको पूरा सेंटेंस अपने तरीके से सोचना नहीं है, केवल जो दिया गया है उसमें से आपको पसंद करके लिखना है कि भाई कौन सा इसके लिए प्रॉपर है, सही है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फंक्शन के जितने भी प्रकार है उसको समझना चाहिए। दूसरा, हर एक प्रकार में कुछ शब्द होंगे कि भाई जैसे कि डिस्क्राइबिंग पीपल, किसी पीपल का वर्णन करना है, लोगों के बारे में कहना है, व्यक्ति के बारे में, तो उसमें कौन कौन से संयोजक आ सकते हैं, कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं कि जिससे हम उस वाक्य को पहचान सकें कि भाई ये डिस्क्राइबिंग पीपल है, या तो जगह को डिस्क्राइब कर रहे हैं या तो किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो आपको हर एक फंक्शन में डीप में स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमें फंक्शन का जो लिस्ट है वो आज देखना है और कौन सा फंक्शन, उसका क्या ट्रांसलेशन होता है, उसका क्या मीनिंग होता है, उसके बारे में समझना है। तो करीबन हमारे सिलेबस में 26 फंक्शंस है फ्रेंड्स। उसमें पहला फंक्शन है एक्सप्रेसिंग लाइक्स, यानी कि अपनी पसंद उसको व्यक्त करना किसी के सामने, जो हमारी पसंद है। तो पसंद व्यक्त करने के लिए, पसंद की चॉइस व्यक्त करने के लिए ज़्यादातर सेंटेंस में वुड का प्रयोग होता है, वुड शब्द का। जैसे कि आई वुड लाइक टू कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तो वहाँ पर हमारी इच्छा क्या है, हमारी पसंद की क्या है, किसी के साथ आने की, बाहर जाने की। तो उसको बोलेंगे एक्सप्रेसिंग लाइक्स। दूसरा जो हमारा फंक्शन है वो है डिस्क्राइबिंग पीपल, यानी किसी लोग या व्यक्ति के बारे में वर्णन करना। डिस्क्राइब मतलब उसका वर्णन करना। प्लेस, किसी जगह के बारे में वर्णन करना। और थिंग्स, किसी चीज वस्तु के बारे में वर्णन करना। तो यदि लोगों के बारे में वर्णन करना है तो आपको कंजंक्शन यानी संयोजक के तौर पर सेंटेंस में WHO शब्द दिया गया होगा। यदि प्लेस के बारे में वर्णन किया गया है तो वेयर दिया गया होगा। और यदि थिंग के बारे में यानी कि किसी चीज वस्तु की बात हो रही है तो आपको विच या तो दैट दिया गया होगा। तो आपको ये चारों संयोजक याद रखने हैं। पीपल व्यक्ति के लिए हु, प्लेस जगह के लिए वेयर, और
थिंग चीज वस्तु के लिए विच या तो दैट, बराबर। ओके, तीसरा फंक्शन है आस्किंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, यानी कि जानकारी प्राप्त हो सके ऐसे प्रश्न पूछना। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई भी WH प्रश्न आ सकता है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। ओके, तो ऐसा कोई भी प्रश्न कि जिससे हम जानकारी प्राप्त कर सके उसको बोलेंगे आस्किंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। ओके, चौथा हमारा फंक्शन है कंपेयरिंग पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। इससे मिलता जुलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि उसमें केवल वर्णन होता था, किसी के साथ सरखामणी नहीं होती थी, जबकि इसमें किसी के साथ सरखामणी होगी। जैसे कि पीपल, लोगों के बारे में, तो एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के साथ सरखामणी होगी। जगह की बात की गई है तो एक जगह की, एक प्लेस की दूसरी जगह के साथ सरखामणी कंपेयर किया गया होगा। और चीज वस्तु की है तो चीज वस्तु को कंपेयर किया गया होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से व्यक्ति को कंपेयर करना है। जैसे कि हम बोले कि भाई जतीन इज एज टॉल एज हिज ब्रदर, जतीन अपने भाई जितना ही टॉल यानी ऊंचा है। तो यहाँ पर किसकी कंपैरिजन की गई है? जतीन और उसके ब्रदर की। हाँ, दोनों की ऊंचाई सखी कॉमन बताई गई है कि दोनों ऊंचाई में कैसे है, कॉमन है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इसी तरीके से किसी प्लेस को भी कंपेयर किया जा सकता है, जैसे कि अहमदाबाद इज एज बिग एज गांधीनगर, अहमदाबाद सिटी गांधीनगर जितना बड़ा है, चाहे हो या ना हो। एक सेंटेंस हमने बनाया, बराबर है। अच्छा, चीज के बारे में हम वर्णन करें कि भाई दिस पेन इज मोर कॉस्टली देन दैट पेन, यह पेन वो दूसरी पेन से ज्यादा महंगी है। तो यहाँ पर भी दो पेनों की कंपैरिजन की गई कि भाई ये वाली पेन सस्ती है, दूसरी वाली पेन ज्यादा महंगी है। तो इसको बोलते हैं कंपेयर करना। अच्छा, उसमें डिग्री का प्रयोग होगा। ये जो चौथा फंक्शन है उसमें आप लोग डिग्री पढ़ के आए हैं, 3 डिग्री हम पढ़ के आए हैं। एक तो पॉजिटिव डिग्री, दूसरी कंपेरेटिव डिग्री और तीसरी सुपरलेटिव डिग्री। तीनों डिग्री के वाक्य इसमें आ सकते हैं, बराबर। तो वो भी टॉपिक हम जब ये फंक्शन डीपली पढ़ेंगे, गहराई से पढ़ेंगे, तब हम वो तीनों डिग्री का यहाँ पर संदर्भ यानी कि उल्लेख आएगा। पांचवा हमारा फंक्शन है एक्सप्रेसिंग एबिलिटीज। एबिलिटीज मतलब क्षमता कार्य करने की। और क्षमता व्यक्त करने के लिए आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान काल में हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कि वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, हम लोग पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। सुनैना कैन सिंग अ सॉन्ग, सुनैना नाम की लड़की गीत गा सकती है। तो यहाँ पर क्षमता दर्शाई गई है व्यक्तियों की। और यदि यही बात भूतकाल में करनी है एबिलिटी बताने की, तो कैन की जगह कुड आएगा, बराबर। जैसे कि माय फ्रेंड कुड बाय अ कार लास्ट ईयर, पिछले साल मेरा मित्र कार खरीद सकता था, इस साल कंगाल हो गया, अब नहीं खरीद सकता, क्या करें, बराबर। ओके, तो यहाँ पर एबिलिटी की बात आई, क्षमता की। छठा फंक्शन है मेकिंग प्रेडिक्शंस। शायद प्रेडिक्शन शब्द आप लोगों के लिए नया होगा, तो पहले उसका मीनिंग हम बता दें। प्रेडिक्शन मतलब किसी चीज के बारे में पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान मतलब अगाऊ से, पहले से उसके बारे में कुछ मन में अनुमान बना के रखना, जिसको हम गेस करना बोलते हैं दूसरे वर्डों में। ओके, तो कोई भी सिचुएशन के बारे में पहले से पूर्वानुमान करने के लिए ये फंक्शन यूज होता है। उसमें कौन सा सहायक क्रियापद आता है? तो मे और माइट, ये दो सहायक क्रियापद ऐसे हैं जो अनुमान करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि हम ऐसा कहना चाहते हैं कि भाई आज शाम को भारी बारिश होने वाली है, तो हम उसको इंग्लिश में इस तरीके से पेश करेंगे, टुडे इवनिंग देयर माइट बी या तो देयर मे बी हेवी रेनफॉल, आज शाम को भारी बारिश होगी। तो उसमें प्रेडिक्शन किया गया है, 100% श्योर नहीं है। ओके, तो मे और माइट इसमें आएगा, बराबर है। ओके, 7 नंबर क्या बताता है? कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे के अपोज में की जाने वाली बात, एक दूसरे के विरोधी की जाने वाली बात। वो लोगों के बारे में भी हो सकती है, प्लेस के बारे में भी हो सकती है और थीम के बारे में भी हो सकती है। जैसे कि आप दो व्यक्तियों को कंपेयर करना चाहते हैं कि भाई मनीष इज ब्रिलियंट बट हिज ब्रदर इज डल। मनीष जो लड़का है वो ब्रिलियंट है, तेजस्वी है, लेकिन उसका भाई कैसा है? थोड़ है, वो डल है, हाँ, उसको कुछ आता ही नहीं है। तो यहाँ पर बट बीच में आया, वो कॉन्ट्रास्ट दर्शाता है, विरोधाभास।
बट के अलावा और कौन से वर्ड आ सकते हैं? तो दो आ सकता है, ऑल्दो आ सकता है, इवन दो आ सकता है। ओके, आठवां फंक्शन है डिस्क्राइबिंग प्लेस और टाइम, यानी जगह को दर्शाना या तो समय को दर्शाना। यदि जगह को दर्शाना है तो किसी भी प्लेस के बारे में उल्लेख होगा, जैसे कि गांधी आश्रम इज द मेन या तो मेजर हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ हैदराबाद। गांधी आश्रम अहमदाबाद का सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। तो यहाँ पर गांधी आश्रम की बात की गई तो वो आएगा डिस्क्राइबिंग प्लेस। यदि टाइम के बारे में वर्णन किया है, जैसे कि वेन दिया है या तो कोई पर्टिकुलर टाइम दिया है कि भाई वी गेट अप इन द मॉर्निंग एट 7 AM, और हम सुबह 7 बजे घरों उठ जाते हैं, तो पर्टिकुलर कोई टाइम आपको दिया गया होगा, या तो वेन या तो वाइल जैसा संयोजक यूज किया गया होगा उसमें टाइम दर्शाने के लिए। ओके, नौवां जो हमारा फंक्शन है वो है रिलेटिंग पास्ट इवेंट्स, यानी कोई भूतकाल की घटना के बारे में वर्णन करना, उसको दर्शाते हुए बोलना। जैसे कि वंस देयर वाज अ किंग, एक बार एक राजा था, तो यहाँ पर भूतकाल की बात की गई कि भाई एक बार था, तो यहाँ पर वंस, वन डे ऐसे कोई शब्द आ सकते हैं जो भूतकाल दर्शाते हो। 10वें शब्द जो 10वां हमारा फंक्शन है उसमें 3 प्रकार की इवेंट थी, इसमें केवल पास्ट इवेंट थी। यहाँ पर तीनों प्रकार की इवेंट आएगी, वर्तमान समय वाली प्रेजेंट, जो बीत चुकी है वो पास्ट, और जो अब होने वाली है वो फ्यूचर इवेंट। तो तीनों को आप पहचान सकते हैं किस तरीके से। प्रेजेंट इवेंट होगी तो उसमें जो क्रियापद यूज होगा वो मेन क्रियापद होगा। जैसे कि आप लोग बोलते हैं कि भाई वी गो टू स्कूल रेगुलरली, हम पाठशाला नियमित रूप से जाते हैं, तो वहां पर वो यूज हुआ। यही घटना को आपको पास्ट में बताना है तो आप क्या यूज करेंगे? वेंट यूज करोगे। और यदि आपको फ्यूचर बताना है तो आप क्या यूज करोगे? विल गो। ओके, तो आपको तीनों काल के क्रियापद ऊपर से पता चल जाएगा कि भाई प्रेजेंट है, पास्ट है या तो फ्यूचर है। ओके, 11वां फंक्शन है एक्सप्रेसिंग सजेशन, सूचन करना, और उसके जैसा ही ये दूसरा है एडवाइस, सलाह देना। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों की वाक्य रचना में कुछ समानता है। कैसे? दोनों में शुड ज्यादातर यूज होता है, बराबर। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट को बोलता है कि भाई यू शुड टेक मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें दवाइयाँ औषधियाँ नियमित रूप से लेनी चाहिए, तो वो उसको सजेशन किया गया या तो एडवाइस दी गई। इसी तरीके से आपके वर्ग शिक्षक आपको बोलते हैं कि भाई द स्टूडेंट्स शुड कंप्लीट देयर होमवर्क इन टाइम, विद्यार्थियों को, छात्रों को अपना जो गृह कार्य जो दिया जाता है वो समय से कंप्लीट कर देना चाहिए, तो वो भी एक एडवाइस है, तो सजेशन हुआ, बराबर। 13वां फंक्शन है शोइंग पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना व्यक्त करना। आपको मैथमेटिक्स में संभावना का चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में भी आता था और 10th में भी आता है। ओके, तो संभावना मतलब कि अनुमान, और अनुमान अभी आगे आ गया, ये रहा प्रेडिक्शन, पहले से पूर्वानुमान करना। तो दोनों फंक्शन एक ही हुए, केवल उसको ट्विस्ट करके पूछा गया है। या तो प्रेडिक्शन पूछे तो भी वही आएगा, पॉसिबिलिटी बोले तो भी वही आएगा, प्रोबेबिलिटी बोले तो भी वही आएगा, बराबर। मे और माइट का यूज होगा उसमें। ओके, 14 में शोइंग रिक्वेस्ट, किसी को विनती करना, तो उसमें प्लीज आ सकता है। फिर विनती करने के लिए वुड का भी यूज हो सकता है, जैसे कि वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, क्या आप मुझे अपनी पेन दोगे। तो यहाँ पर हमने उनको विनती की, रिक्वेस्ट की, पेन उनसे मांगी। 15वां नंबर है डिक्लाइनिंग, नया वर्ड है। डिक्लाइन मतलब इनकार करना। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव हो, किसी की बात के साथ हम एग्री नहीं होते हैं, यानी कि सम्मत नहीं होते हैं, तो उस फंक्शन को बोलेंगे डिक्लाइनिंग, अरे उसमें नेगेटिव होना अति आवश्यक है। 16वां जो फंक्शन है वो है शोइंग चॉइसेस, पसंदगी दर्शाना, ऑप्शन विकल्प दर्शाना, प्रेफरेंसेस मतलब कि चॉइसेस ही हुआ। तो चॉइस और ऑप्शन को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं, और या तो अदरवाइज, ये दो शब्द इसमें यूज होते हैं। उससे मिलता जुलता 17वां है ऑल्टरनेटिव चॉइस, उसमें आइदर और नाइदर नॉर आता है, क्योंकि उसमें दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं। इसमें दो से ज्यादा हो सकते हैं उत्तर में, इसमें दो ही होते हैं, बराबर। ओके, 18वां फंक्शन है शोइंग हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट,
यानी कि भूतकाल में हमें किसी कार्य करने की हैबिट हो चुकी हो, उसको बताना। और उसको बताने के लिए हम 10वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं, यूज्ड टू का उपयोग होता है। जैसे कि मनोज यूज्ड टू स्लीप लेट एट नाइट। मनोज नाम का लड़का, उसको भूतकाल में यानी कि जब वो छोटा था या तो स्कूल में पढ़ता था, तब रात को देर से सोने की आदत हो गई थी। तो वहाँ पर यूज्ड टू क्यों क्या बताता है कि उसकी भूतकाल की कौन सी आदत थी, वो बताता है। चलिए इस साइड देखिए, 19वां फंक्शन है मेकिंग सपोजिशन। मेकिंग सपोजिशन यानी कि किसी की कार्य करने की प्रणाली को किसी के साथ सरखाना। जैसे कि आपका फ्रेंड है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, धोनी जैसे शॉट लगाता है, तो आप उसकी कंपैरिजन धोनी के साथ कर सकते हो मेकिंग सपोजिशन का यूज करके। माय फ्रेंड, नाम कोई भी ले लो, फॉर एग्जाम्पल राहुल ले लो, राहुल प्लेज लाइक MS धोनी। लाइक की जगह एस भी यूज हो सकता है, राहुल प्लेज एज महेंद्र सिंह धोनी। ओके, तो यहाँ पर होगा वो मेकिंग सपोजिशन। 20वां नंबर है वो है डिस्क्राइबिंग प्रोसेस, यानी प्रक्रिया का वर्णन करना। इसमें कोई भी प्रक्रिया आ सकती है, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी आ सकती है, छोटी मोटी सिंपल प्रोसेस भी आ सकती है। जैसे कि चाय बनाने की प्रोसेस है, बराबर। जैसे कि पहले पानी लेना है, तो टेक सम वाटर इन अ ग्लास या तो इन अ पॉट, बराबर। किसी भी साधन में थोड़ा सा पानी लो और उसको उबालो, एंड देन बॉइल इट। तो ये हुई प्रोसेस चाय बनाने की, बराबर। ओके, 21वां नंबर है एक्सप्रेसिंग कंडीशन। कंडीशन मतलब शर्त, यहाँ परिस्थिति नहीं, कंडीशन का यहाँ दूसरा मीनिंग होता है शर्त। शर्त बताना, और शर्त बताने के लिए इफ या तो अनलेस यूज होता है। जैसे कि हम बोले कि भाई इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप ज्यादा मेहनत करोगे, यू विल गेट गुड मार्क्स, तो आप ज्यादा अच्छे मार्क लाओगे। तो ये कंडीशन है कि ज्यादा अच्छे मार्क लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क हार्ड, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 22वां नंबर है एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ एन एक्शन, किसी की कार्य करने की पद्धति को सरखाना। यहाँ पर व्यक्ति को सरखाते थे, राहुल को धोनी के साथ सरखाया था। यहाँ पर किसी की कार्य करने की पद्धति को सरखाना है। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि भाई माय क्लास टीचर स्पीक्स लाइक अमिताभ बच्चन, मेरे क्लास टीचर अमिताभ बच्चन जैसा बोलते हैं, या तो नाना पाटेकर जैसा बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्लास टीचर की कंपैरिजन आपने नहीं की है, आपने उनकी बोलने की स्पीच की कंपैरिजन की है, बच्चन की स्पीच के साथ या तो नाना पाटेकर की स्पीच के साथ। तो ये दोनों में डिफरेंस हुआ, बराबर। ऊपर क्या होता था, व्यक्ति को व्यक्ति के साथ सरखाते थे, जबकि यहाँ पर क्या होता है, उसकी कार्य करने की पद्धति को सरखाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सप्रेसिंग मैनर ऑफ ए एक्शन। एक्शन मतलब कार्य। ओके, 23वां नंबर क्या है, शोइंग रीजन और रिजल्ट, दोनों अलग अलग है। रीजन मतलब वजह दर्शाना और रिजल्ट मतलब परिणाम दर्शाना। अब वजह दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, बिकॉज यूज करते हैं, क्योंकि बिकॉज की जगह सिंस यूज होता है, कभी कभी एस भी यूज होता है, बराबर। जैसे कि आप लेट पहुंचे हो ऑफिस या तो स्कूल, आपको रीजन पूछा जाएगा कि वाई, क्यों आए हो, तो क्या बोलोगे कि भाई आई गॉट अप लेट बिकॉज, क्योंकि मैं देर से जगा था इसलिए देरी हो गई। ओके, रिजल्ट क्या होता है, परिणाम दर्शाता है, तो वहां पर बिकॉज नहीं आता है, वहां पर आता है सो या तो देयरफॉर, सो या तो देयरफॉर। ओके, 24वां नंबर है गिविंग रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट देना। और रिपोर्ट देने के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का यूज होता है, यानी कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच का कोई भी सेंटेंस दिया गया हो फंक्शन में, तो वो 100% 24वां नंबर फंक्शन आएगा गिविंग रिपोर्ट वाला, बराबर। 25वां नंबर है कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन, दो माहिती को जोड़ा जाता है जब एंड से या तो और कोई कंजंक्शन यूज करके, तो उसको बोलते हैं जानकारी, माहिती को एक दूसरे के साथ जोड़ना। और 26वां नंबर है नाइसिटीज, बड़ा ही काम का फंक्शन है, इसमें सब बेस्ट विशेष आती है, गुड डे से लेकर गुड नाइट तक, बेस्ट ऑफ लक लेके सॉरी तक, एक्सक्यूज मी तक, सब इसमें आ जाता है। हाँ, हम किसी को भी कुछ अच्छा बुरा अभिव्यक्त करने के लिए या तो किसी को विश देने के लिए जो भी शब्द बोलते हैं वो सब नाइसिटीज में आते हैं। ओके, तो 26 फंक्शन हमारे टोटल सिलेबस में है, उसका हमें इस साल अभ्यास करना है और 12वीं कक्षा में वही के वही फंक्शन आने वाले हैं, तो आपको 2 साल तक के लिए काम में आएंगे। ओके, तो आज का वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है।